हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। तो देखते हैं किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आपसे कल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के, डिस्कस कर लेते हैं उनके सॉल्यूशंस। तो पहले क्वेश्चन में बात हुई थी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल्स 2021 के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, पूछा गया था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के लिए हमारी जो 2 मिनट सीरीज है उसमें भी एक्सटेंसिवली ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो यहाँ तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके लेक्चर को जरूर देखिए। R2 में आपसे पूछा गया था, जो आपके चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के, वो एक्ट करेंगे एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन थी, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। R3 में देखें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी। पूछा गया था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ करेक्ट थी, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। सेकंड में जो बात की गई है, प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये आपका अलाउ करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो रूल्स बना सकते हैं, ताकि जो प्रोसीजर और कंडक्ट है आपके असेंबली में उसे वहां रेगुलेट किया जा सके। ठीक है जी, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, इनके 3 सोल्यूशन। जिसने भी करेक्ट सीक्वेंस में तीनों क्वेश्चन का आंसर किया अपनी ईमेल आईडी के साथ, वो हमारे विनर रहे हैं। वो जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि अलाउ करता है रेगुलर डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम बोरोअर्स बैंक अकाउंट टूवर्ड्स हिज लोन रिपेमेंट्स। सेकंड में कह रहे हैं ये आपका यूज की जगह फॉर द बल्क ट्रांजैक्शंस टूवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स पर्टेनिंग टू टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। थर्ड में कह रहे हैं ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो नाच हम इसे कहेंगे NACH, तो नाच बेसिकली पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि अलाउ करता है कि डायरेक्ट डेबिट हो सकता है किसी बोरोवर के बैंक अकाउंट से टूवर्ड्स हिज लोन रिपेमेंट्स, और उसी तरीके से इसका यूज सेकंड स्टेटमेंट में भी करेक्टली बताया गया है। बट ये आपका मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बेसिकली NPCI द्वारा ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी बात समझने की कोशिश करें कि क्या है ये नाच क्या चीज है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, क्या इसका पर्पस रहेगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है जी। अब उनके हम 3 डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर मान लेते हैं, ये फार्मेसी की इंडस्ट्री है, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को यहां पर दवाइयां भेजते हैं। अब जब इन्हें इतने बैचेस जाएंगे, इतनी सप्लाईज जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे कंज्यूमर्स को बेचेंगे, तो जो इनकी पेमेंट्स रहती हैं, जिसके आधार पर हर एक बैच की जो पेमेंट रहती है, जो कि वापस जानी होती है, तो कई बार क्या होता है कि वो पेमेंट्स मिस हो जाती हैं, बाद में लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए आपका NACH लागू किया गया है। ये क्या करेगा, एक तरीके से जब भी इंडस्ट्री किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, तो वहाँ पर उनके साथ एक बेसिक सा परफॉर्मा शेयर किया जाएगा, जिसमें वो डिटेल्स डालेंगे अपनी बैंक की। फिर नाच प्लेटफॉर्म के थ्रू जो उन दोनों के बैंक्स हैं वो आपस में लिंक कर दी जाएंगे, ताकि जो भी पेमेंट रहे वो डायरेक्टली इंडस्ट्री को पहुंच जाए, ताकि जितना भी ये पूरा सिस्टम है इसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा पर्पस है यहाँ पर आपके इस नाच सिस्टम का। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई हों। और वैसे ही ये आपका बाकी चीज़ों में भी यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हमने स्टेटमेंट्स में देखा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, लोन्स, इन सभी की जितनी पेमेंट्स रहेंगी उसके लिए भी आपका ये यूज़ किया जा सकता है। बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाएगा बेसिकली। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ें। करेंसी चेस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, आपने टर्म जरूर सुनी होगी। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं करेंसी चेस्ट आपकी एक जगह रहती है जहां पर बैंक्स अपना पैसा स्टॉक करते हैं, जो कि ATMs के लिए यूज रखा गया था। सेकंड में कह रहे हैं ये जो चेस्ट है आपकी, दीज आर ओनली सिचुएटेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ डिफरेंट RBI ब्रांचेस। तो ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जो करेंसी चेस्ट का जो ये फंडा है, ये पहली बात आपका RBI का फंडा है कि RBI यहां पर पैसा स्टोर करता है बैंक्स के लिए और ATMs के लिए। तो ये आपका जो पहली स्टेटमेंट है, जिसके साथ बताया गया है कि बैंक स्टोर करता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है।
करेंसी चेस्ट वो जगह है जहां पे आरबीआई पैसा स्टोर करता है, और ये आरबीआई के ब्रांचेस में ही नहीं इसे रख सकते। बेसिकली काफ़ी इसमें जितने भी आपके बैंक्स रहेंगे, नेशनलाइज्ड बैंक्स रहेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं आरबीआई को कि जी हाँ हमारी ब्रांच को यूज़ कीजिए ताकि आप वहाँ पर रख सकें, ताकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो जनरेट कर सकें नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो इस तरीके से आपके करेंसी चेस्ट जो हैं काफ़ी हद तक आपके बैंक्स में ही ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिसमें क्या रहता है कि आरबीआई का कोई भी ऑफिसर रहेगा, वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें अच्छे से मेंटेन की जा रही हैं नहीं, कि कितनी अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट थी, उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली इस तरीके के कुछ कुछ जो कंसेप्चुअल टर्म्स रहती हैं, जो पर्टिकुलर टर्म्स दी होती हैं, क्या मतलब है उसका, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है। एंड सिंस पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जहाँ पर आपके करेंसी चेस्ट पर आपकी चोरियाँ भी हुई हैं, ठीक है जी। तो वहीं से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल रहेगा या बैंक रहेगा। तो यहाँ पर जो बैंक है उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है आरबीआई के पास कि जी हाँ आइए हमारी ब्रांच में अपनी करेंसी चेस्ट स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो बैंक्स रहेंगे उनके ऊपर ही इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उन्हें ही यहाँ पर जितना भी पैसा चोरी हुआ होगा वो वापस करना पड़ेगा, मतलब उसका पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बात हो रही है डिजिटल टैक्स के बारे में। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका डिजिटल टैक्स है, इट इज ओनली अप्लाई टू द डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका कोई भी फॉरेन की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगी जिसकी इंडियन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रहेगी इंडिया में, उन पर भी आपका डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, दे आर ऑब्लाइज टू पे द टैक्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये हैं 3 स्टेटमेंट्स डिजिटल टैक्स से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के ऊपर ही आपका डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे अप्रैल 2020 से पहले पूछा जाता तो ये चीज़ करेक्ट थी, बट उसके बाद यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई कि उस दौरान ये सरकार ने प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट रखी इस पर्टिकुलर एक्ट में कि जी हाँ इसको चेंज कीजिए। जो आपके बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, उन पर भी ये डिजिटल टैक्स लगना इंपॉर्टेंट है। बट जिनकी ऑलरेडी ही इंडियन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, तो उन पर ये नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ही इनकम टैक्स दे रहे होंगे, तो उन पर आपका डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। और जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो ऑब्लाइज्ड हैं, बेसिकली उन्हें पे करना है टैक्स एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन आपकी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर भी की गई है कि बेसिकली जो आपका फाइनेंस बिल 2021 वहाँ पर आपका इम्पोज किया गया 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन द ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जिनका टर्नओवर की भी यहाँ पर लिमिट रखी गई है ओवर 2 करोड़ है, ठीक है जी। इफेक्टिवली एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन लेवाई, जिसके चलते क्या इंश्योर किया जा रहा है कि जो इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं और जो बाहर के इस तरीके के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, ठीक है जी। क्योंकि वो भी टैक्सेस यहाँ पर पे कर रहे हैं तो उन पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगाना जरूरी है। तो यही चीज़ यहाँ पर इंश्योर की गई थी, ठीक है जी। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई भी गई हैं। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। यहाँ पर 4th क्वेश्चन में देखते हैं कमेटी और किस पर्पज से उसकी स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड 3 पेयर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, बताना है कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है। 4 कोड्स हैं। पहले में कह रहे हैं तारापुरे के बारे में, एनबीएफसी गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिव्यू। सेकंड में कह रहे हैं उषा थोराट के बारे में, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। थर्ड में कह रहे हैं नचिकेत मोर के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये हैं आपके 3 पेयर्स। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ 3rd पेयर ही करेक्ट है, नचिकेत मोर के बारे में ही, ठीक है जी। बाकी 2 की क्या एक्सप्लेनेशन है डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपकी तारापुरे कमेटी थी वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आरबीआई द्वारा, ताकि वो एक रोड मैप वहां पर सजेस्ट कर सके ऑन द फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट। वहीं उषा थोराट कमेटी के बारे में बात करें तो बेसिकली जो आपकी एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए आपकी ये कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने रिकमेंड किया था एक हायर कैपिटल नॉर्म लगाया जाए 12% का फॉर एनबीएफसीज, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग ऑफ द लाइंस ऑफ बैंक्स, ठीक है जी।
और जो आपकी उषा थोराट थी उन्होंने चेयर भी की थी आपकी कमेटी ऑन ऑफशोर रुपी मार्केट। ठीक है जी। नचिकेत मोर की कमेटी के बारे में बात की जा रही है कि उनका ऑब्जेक्टिव था वाज टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि किस तरीके से स्मॉल बिजनेसेस को भी वहां पर इंक्लूड किया जा सके। तो ये बेसिक से 3 पेयर्स आपसे पूछे गए थे, 3 कमेटीज के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है ब्राउन लेबल एटीएम। यहां पर दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड, बताना क्या है कौन सी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपके ब्राउन लेबल एटीएम्स रहेंगे, दीज आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके ब्राउन लेबल एटीएम्स रहेंगे वहां पर जो कैश मैनेजमेंट रहेगा और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रहेगी वो स्पॉन्सर बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके ब्राउन लेबल एटीएम्स हैं ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है बैंक्स के लिए। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं ब्राउन लेबल एटीएम से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जनरली आपके 2 तरीके के रहते हैं, वाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है जी, फिर आपके आते हैं ब्राउन लेबल। दोनों में फर्क क्या है अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले में जो बात की गई है कि नॉन बैंक एंटिटीज आपकी इसे सेटअप भी करेंगी, ओन भी करेंगी, ऑपरेट भी करेंगी, तो ये जो डेफिनेशन है भैया ये आपकी व्हाइट लेबल एटीएम की है। वहीं बात करें सेकंड के बारे में, तो जो आपके ब्राउन लेबल के एटीएम्स रहेंगे वहां पे जो कैश मैनेजमेंट और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रहेगी वो स्पॉन्सर बैंक द्वारा वहां पर प्रोवाइड की जाती है, और इसीलिए जो वो एटीएम मशीन रहेगी उसके ऊपर जो लोगो रहेगा वो उस बैंक का ही रहेगा। ठीक है जी। वहीं ब्राउन लेबल एटीएम के बारे में क्या कहा गया थर्ड स्टेटमेंट में, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है बैंक्स के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट भी है कि उन्हें क्या करना है कि बेसिकली कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। जितना भी हार्डवेयर रहेगा वो किसी और पार्टी का रहेगा जिसका वहां पर कोई प्रमोशन नहीं रहेगा। बेसिकली वहां पर जो लोगो लगेगा वो भी बैंक का ही लगेगा। तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ही है। तो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है कि ब्राउन लेबल एटीएम्स में आपके किस तरीके से काम करता है। व्हाइट लेबल एटीएम्स में बेसिकली क्या रहेगा कि बेसिक सा डिफरेंस कि जो हमने बताया कि नॉन बैंक एंटिटीज वहां पर उसे सेटअप भी करती हैं, ओन भी करती हैं, और वहां पर बेसिकली कोई भी जिसका भी कार्ड रहेगा, एटीएम कार्ड रहेगा, वो वहां से जाके पैसे निकलवा सकता है। बट वहां पर जो व्हाइट लेबल एटीएम्स रहते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा मनी वहां पर चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके के जितने भी आपके ब्राउन लेबल एटीएम्स, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, इन सभी में ही आपके ब्राउन लेबल एटीएम्स यूज किए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। कुछ ही समय बचा है प्रीलिम्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इंश्योर कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी ठीक रहे, ताकि आप ये ऐसा ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप एक्यूरेसी ना खो दें। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों का। तो उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पुराने प्रीमिक्स से। करना क्या है, रिवीजन सिलेबस आपको एक दिन पहले दे दिया जाएगा, कौन से वो प्रीमिक्स रहेंगे जहां से वो 3 क्वेश्चन रहेंगे उनको जाके आपको रिवाइज करना है और उन 3 क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर करना है। तो आपकी प्रिपरेशन को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है विद एन अमेजॉन गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज। सबमिट करने हैं अपने आंसर R1, R2, R3 करेक्ट सीक्वेंस में ईमेल आईडी के साथ वहां पर पोस्ट कर देना है। ठीक है जी। रिवाइज कैसे करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे एक लिंक है जहां पर आपके सारे प्रीमिक्स कंपाइल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। किसी भी लेक्चर पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो अलॉन्ग विद द पीडीएफ अटैच्ड मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप वीडियो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, साथ साथ आपकी पीडीएफ भी यहाँ पर अटैच्ड है। बहुत अच्छा तरीका है एक बार दोबारा रिवाइज करने का, पिछले 1 साल में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज है आपका इकोनॉमी का दिन। आइए 3 क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जहां पर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बारे में बात की गई है। सोफर हमने कवर किया है टॉपिक प्रीमिक्स में ही। पूछी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अच्छे से देखिए तीनों स्टेटमेंट्स को, रिवाइज कीजिए जो हमने पढ़ा है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 आपकी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। R3 के बारे में बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हैं आज के हमारे 3 क्वेश्चंस। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए और कमेंट कीजिए अपना
पूरा आंसर अपनी ईमेल आईडी के साथ। कल एनवायरनमेंट का दिन है, तो भैया अगस्त और सितंबर के हम प्रीमिक्स रिवाइज कर रहे हैं इस वीक, तो आपको वही चीज़ें रिवाइज करनी है। अगस्त और सितंबर के जितने भी प्रीमिक्स हैं कंपाइलेशन में जाके देखिए और कल रिवाइज करके आइए। और अब कुछ ही समय बचा है, अगर हम पूरा अच्छे से देखें तो हफ्ता भी नहीं है ऑलमोस्ट, आपके पास कुछ टाइम आपको रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए होंगे एग्ज़ाम से पहले, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रेगुलरली कीजिए, डे टू डे जितना भी आपने रिवाइज कर रहे हैं उसे दोबारा रिवाइज कीजिए, ताकि आपकी जो रिटेंशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। ठीक है जी, बहुत ही की फैक्टर रहता है रिटेंशन की, कितनी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं कितना आप उसे रिटेन कर पाते हैं। तो हमारी एक फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज़ है जिसमें 10 टेस्ट आपको अवेलेबल किए गए हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा हमारे जितने भाई बंधु जिन्होंने हरियाणा का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का समय शुरू हो चुका है, तो उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस की टेस्ट सीरीज। ठीक है जी, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी एंड पीएसआर, इनका आपका कोर्स भी है और टेस्ट सीरीज भी है। तो सारी डिटेल्स आप जाके वेबसाइट पे देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। एक साथ पूरा कोर्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ साथ जो आपकी जीएस टेस्ट सीरीज रहेगी उसमें आपके 6 FLTs रहेंगे, ताकि आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर सकें एग्जाम से पहले। ठीक है जी, अब आपकी कोई भी क्वेरीज रहें आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है जी, टोल फ्री नंबर है, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।